ट्वेल्थ क्लास हम लोग का जो लेसन चल रहा है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, उसमें हम लोग डेफिनेशंस कर रहे थे। अब तक आप लोगों ने 3 डेफिनेशन पढ़ी बच्चों। एक पढ़ी चुंबकन तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दूसरी पढ़ी चुंबकीय तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और एक पढ़ा चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। जो आपकी चुंबकन तीव्रता होती है ये हमारी बी क्या होती है? बी वेक्टर हमारा क्या होता है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, चुंबकीय प्रेरण होता है। चुंबकन तीव्रता को हम लोग किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और जो एच होता है वो हमारा होता है चुंबकीय तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आता है चुंबकशीलता क्या होती है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब आप किसी चुंबक को, जब किसी पदार्थ को, चुंबक को नहीं, जब किसी पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो वो पदार्थ कैसा हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। मतलब अगर मान लो ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये चौकोर लोहे का टुकड़ा है, और हमने क्या किया कि इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो क्या हुआ कि इसके अंदर से होकर चुंबकीय बल रेखा हमारी गुजरने लगती है। और जो इसके अंदर से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वायु के सापेक्ष क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है ना। तो इस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, इन दोनों के अनुपात को हम चुंबकशीलता यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ बी क्या है हमारा? चुंबकीय प्रेरण, और एच क्या है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। तो अगर म्यू की डेफिनेशन दी नहीं है, म्यू चुंबकशीलता है, तो उसकी डेफिनेशन आप कैसे दोगे कि किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, चुंबकशीलता का मतलब कि उसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, मतलब कितनी ज़्यादा बल रेखा गुजर, वो कितनी शक्ति से दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच हो जाएगा। इसमें अगर आप बी के मात्रक और एच का मात्रक रख के सॉल्व करोगे तो ये वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा, क्योंकि बी चुंबकीय प्रेरण है और इसका मात्रक हमारा क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और जो तुम्हारा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो एच होता है इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। तो जब आप रख के सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक, अब सापेक्ष, इसी में तुम्हारा आता है कि सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है। किसी चुंबकीय पदार्थ की, मैंने लिखा भी है यहाँ, किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ती है, उसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसी तरीके से सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये क्या होती है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू क्या है? यहाँ म्यू हमारी क्या है? ये पदार्थ की चुंबकशीलता है, और म्यू ज़ीरो क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है ना। तो किसी चुंबकीय पदार्थ, म्यू आर क्या है? सापेक्ष चुंबकशीलता। किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता उसकी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को कहते हैं। क्योंकि देखो सेम राशियों का हमने इसमें रेशियो लिया है, यहाँ पर ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, तो क्या होगा? इसमें मात्रा कट जाएगा। ये कैसी होगी? कि हमारी विमाहीन राशि होगी, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। और निर्वात के लिए जो म्यू आर का मान होता है वो हमारा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब जो म्यू आर है इसका एक और फॉर्मूला है, ये है हमारा बी अपॉन बी नॉट। ठीक है, जहाँ बी क्या है हमारा? बी पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और बी नॉट निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो हम यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता की एक परिभाषा और दे सकते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ में रखने पर, जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो किसी चुंबकीय पदार्थ में रखने पर पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और निर्वात में फ्लक्स घनत्व के अनुपात को हम सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक, यहाँ पर बी हमारा क्या है? पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भीतर फ्लक्स घनत्व और निर्वात में फ्लक्स घनत्व के अनुपात को हम सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं।
जो सापेक्ष चुंबकशीलता का जो मान होता है, ये प्रति 3 तरह के पदार्थ होते हैं बच्चों। चुंबकन के आधार पर भी आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे कि 3 तरह के पदार्थ होते हैं तुम्हारे। एक होते हैं अनुचुंबकीय, एक होते हैं प्रतिचुंबकीय और एक होते हैं लौह चुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं, इसीलिए इसमें जो म्यू आर का मान है वो <1 है। ठीक, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकन क्षेत्र की ही दिशा में क्या होते हैं, हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर म्यू आर का मान <1 है। और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए ये म्यू आर लिखा है, म्यू आर का मान इज़ वेरी वेरी >1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा चुंबकशीलता होती है वो लौह चुंबकीय पदार्थों की होती है, इसलिए जो मैग्नेट वगैरह होती है ज़्यादातर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा आता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है बच्चों, कि किसी पदार्थ के चुंबकत्व को धारण करने की माप, है ना, कि जब आप किसी पदार्थ को, जैसे हमने मान लोहे के नरम लोहे का टुकड़ा लिया, हमने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो उसकी जो चुंबकत्व को अडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है, कि कितना ज़्यादा उसके अंदर चुंबकत्व है, ये जो कैपेसिटी है वो चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो किसी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता होती है आई, वो चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए किसी पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता है आई, वो चुंबकीय तीव्रता के, ये ध्यान रखना बच्चों, ये चुंबकन तीव्रता है और ये चुंबकीय तीव्रता है। तो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जब प्रोपोर्शन का टाइम इक्वल में लिखोगे तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं काई एम। ये क्या बोला था, काई, इस तरीके से लंबा सा ऐसे लिखा जाता है यहाँ एम। ठीक, तो काई एम यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय सुग्राह्यता को, यानी कि चुंबकत्व की माप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से काई एम बराबर क्या हो जाएगा, आई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर। तो एक डेफिनेशन आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, ये क्या है, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, इसके अनुपात को हम चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता और उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन तीव्रता उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, मतलब आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी चुंबकीय तीव्रता, है ना। तो चुंबकीय तीव्रता, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो यह भी एक नंबर होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आई और एच इन दोनों का मात्रक कैसा होता है, सेम होता है। और निर्वात के लिए जो काई एम है इसका मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि निर्वात में कोई भी आप लोहे का टुकड़ा लोगे, निर्वात में वो चुंबक नहीं बन सकता, है ना। तो जो काई एम का मान होता है निर्वात के लिए, काई एम का मान 0 होता है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये हल्के से चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, तो इसीलिए जो काई एम है इसको कैसा लिया गया, नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, और जो काई एम का मान पॉजिटिव होता है लेकिन कम होता है, ये किसके लिए होगा, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। क्यों, क्योंकि जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हल्के से चुंबकित होते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव लिया गया डायरेक्शन को। और ये क्योंकि बहुत हल्के से पॉजिटिव होते हैं इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू छोटी होती है, कम होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चुंबकित हो जाती है, तो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव लिया है और जो वैल्यू ली जाती है बड़ी ली जाती है। ठीक, अब एच वेक्टर, बी वेक्टर, आई वेक्टर, इन तीनों में क्या संबंध है, ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि जो चुंबकीय तीव्रता होती है एच, वो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई के बराबर होती है। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता है, बी क्या है, यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण है, और आई क्या है, चुंबकन तीव्रता।
ये चुंबकीय तीव्रता है और ये चुंबकन तीव्रता है। तो यहाँ से अगर हम b अपन म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो I को यहाँ ले आएंगे, H प्लस आई हो जाएगा। तो b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, म्यू नॉट यहाँ आ जाएगा H प्लस आई। अब जो आप लोगों ने पढ़ा अभी चुंबकशीलता जो होती है म्यू, वो b अपॉन एच के बराबर होती है। यहाँ से b की वैल्यू हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू एच के बराबर हो जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। जब इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू एच बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक। और अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि काई एम बराबर होता है आई अपॉन एच, ये पढ़ा। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, काई एम इंटू एच। तो उस आई की वैल्यू को फिर से इस फॉर्मूले में रख दीजिए। अब इन दोनों में बच्चों देखो एच कॉमन आ रहा है, एच हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा म्यू एच बराबर म्यू नॉट एच बाहर आ गया तो 1 प्लस काई एम। ठीक। अब इस एच से एच कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ये चीज़ मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों को बताइए कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। अब म्यू नॉट को हमने इसके नीचे ले लिया। तो ये जो म्यू अपन म्यू नॉट है ये हमारी क्या होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। रिलेटिव आपकी मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है, इसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी म्यू आर के बराबर है। तो म्यू आर बराबर हमारा क्या हो गया, 1 प्लस काई एम, जहाँ काई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। एक्स एम नहीं है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति है। ठीक। अब चुंबकन के आधार पर बच्चों, जैसे कि मैंने ही बताया, हमने जो हमको पदार्थ दिए गए हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक। अब जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको जो हम किसी चुंबक के समीप लाते हैं तो वो हल्का सा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, और ऐसे पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, मामूली से चुंबकित होते हैं। मतलब अगर आपके जो चुंबक क्षेत्र की दिशा अगर इस तरीके से है तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे वो इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इस दिशा में क्या होंगे, मामूली से चुंबकित होंगे। इसीलिए इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि चुंबकन क्षेत्र में रखने पर ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इसीलिए इनके लिए जो काई एम का मान होता है वो नेगेटिव होता है, ये मैंने बताया, और इसकी वैल्यू कम भी होती है। जो म्यू आर का मान होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। इसको जो एग्जाम्पल है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल है वो हमारे क्या है, जैसे कि तुम्हारा सिल्वर है और एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कॉपर है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, H2O है, हमारा मरकरी है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। ये सारे हमारे क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। ठीक। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों को देख लो। यहाँ मैंने कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखे हुए हैं। जो हमारा ये हमारा सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर है, फिर Au, एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। Hg, H2 और N2 गैसेज भी तुम्हारी होती हैं। डायमैग्नेटिक समस्या तुम्हारे ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर तुम्हारे दिए गए हैं। वायु भी तुम्हारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का ही एग्जाम्पल है, और ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। ठीक। अब ये प्रॉपर्टी क्या शो करी, इसमें तुम आप लोग बच्चों क्या देख रहे हो कि हमने एक जो पदार्थ लिया है कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की हमने एक छड़ ली है, इसको हमने 2 ध्रुवों के बीच में रखा। जब 2 ध्रुवों के बीच में इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये क्या होता है, इस छड़ की जो अक्ष होती है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो N से S की ओर है। तो जब आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की छड़ को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हो तो क्या होता है, इस चुंबकीय छड़ की जो अक्षीय होगी, ये अक्ष हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। और इन छड़ के सिरों पर जो पोल्स उत्पन्न होंगे वो चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होंगे, इस तरफ सेम होंगे, विपरीत नहीं होंगे, सेम होंगे। इस तरफ नॉर्थ पोल है तो इस साइड भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। इस तरफ साउथ पोल है तो इस साइड भी साउथ पोल होगा। तो छड़ के सिरों पर जो पोल्स उत्पन्न होंगे वो चुंबकीय ध्रुवों के ही समान होंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, ये आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि मैंने ये हमने एक वो लिए 2 ध्रुव लिए, और 2 ध्रुवों के बीच में हमने एक प्याली पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिक्विड रख दिया। ठीक है।
तो जब प्रतिचुंबकी पदार्थ के द्रव को किसी प्याली में रखते हो तो जो प्रतिचुंबकी पदार्थ होते हैं वे कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब ये दो पोल्स पास पास में, तो इनके बीच में जो होगा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा और किनारों पर क्या होगा, कम होगा। तो बीच के भाग से जो द्रव होता है वो किनारों की तरफ यहाँ जाने लगता है। तो ये किनारों की तरफ जाने लगता है तो बीच में क्या हो जाता है, गड्ढा सा हो जाता है ना, क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए बीच में हमारा गड्ढा हो जाता है। ठीक, अब देखो दूसरे डायग्राम में मैंने यही चीज़ है, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें मैंने पोल्स जो ध्रुव हैं हमारे उनको मैंने दूर दूर कर दिया। जब हम ध्रुवों को दूर दूर कर देते हैं और अब उनके बीच में प्याली पर आप किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को रखते हो तो क्या होता है कि बीच में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो जाएगा और किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ से जो द्रव होगा वो बीच की तरफ जाने लगेगा, तो बीच में क्या होगा, बीच में हमारा ढेर बन जाएगा और किनारे पर क्या होगा, पचका हो जाएगा। तो बीच में क्या होगा, उठासा बन जाएगा, थोड़ा सा ढेर बन जाएगा। तो इसलिए जब हम द्रवों को दूर दूर खिसका देते हैं तो जो चुंबकीय द्रव होता है वो बीच में क्या हो जाता है, बीच में वो उड़ जाता है। जब बीच में ऊपर उड़ जाता है, किनारे पर क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, बिहेव करते हैं। अब इसके बाद मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने एक ट्यूब के अंदर क्या किया, प्रतिचुंबकीय द्रव को भरा। जब ट्यूब के अंदर प्रतिचुंबकीय द्रव को भरते हो और ट्यूब के इस ट्यूब के एक सिरे को हमने क्या किया, दो पोल्स के बीच में रखा, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो उसमें जो एक भुजा है उसमें जो घोल का तल है वो नीचे हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं ना। तो इसमें जो घोल का तल है, जिस भुजा को आपने ध्रुवों के बीच में रखा, उसमें जो घोल का तल हुआ वो गिर जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, जो घोल का तल है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय सुग्राह्यता यानी कि काई एम, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और इनके लिए जो काई एम का मान होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है और छोटा होता है। और जो म्यू आर का मान होता है वो लेस देन 1 होता है। तो ये सारी हमारी क्या होंगी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद तुम्हारा आता है बच्चों कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, है ना। ये मैंने 4th पॉइंट लिखा है कि जो कायम होता है वो डिपेंड नहीं करता किसके लिए, ये हमारा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके लिए। ठीक है, यानी कि ये किसके लिए है, प्रतिचुंबकीय सब्सटेंसेस के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। अब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होती है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होती है, वो क्या होती है कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को जब आप क्या करते हो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो किसी चुंबक के पास लाने पर ये हल्का सा आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में होते हैं। मतलब अगर ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और अगर आप इसमें कोई अनुचुंबकीय पदार्थ रखते तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होगा, क्षेत्र की ही दिशा में क्या हो जाएगा, वो चुंबकित हो जाएगा। ठीक, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए भी बताया मैंने, काई एम का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है। और जो म्यू आर का मान होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसमें जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो ये हमने क्या ली, इसमें आप देख सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी एक छड़ ली और उसको हमने क्या किया, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकाया। तो क्या होता है कि इसकी जो अक्ष होती है वो अक्ष घूमकर चुंबक, इसकी अक्ष भी यही है, ये अक्ष इसकी है छड़ की और ये अक्ष हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो जब हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हैं तो क्या होता है कि इस चुंबक की जो छड़ होती है, इस पदार्थ की जो छड़ होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। ठीक, और इसके जो पोल्स होंगे, छड़ के सिरों पर जो ध्रुव उत्पन्न होंगे वो चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत उत्पन्न होंगे। मतलब अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ उत्पन्न होगा और अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा। क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कैसा था, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में उल्टा था, सेम पोल उत्पन्न हो रहे थे।
ठीक है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमने दो चुंबकीय ध्रुव लिए। अब हमने क्या किया कि एक प्याली ली कांच की और उस पर हमने अनुचुंबकीय द्रव रखा। तो बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होती है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो अगर किसी अनुचुंबकीय द्रव को हम जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो चुंबकीय द्रव होता है वो अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इसमें क्योंकि बीच वाले भाग में तीव्रता ज़्यादा है ना, तो जो द्रव होता है वो किनारे से बीच में आने लगता है। तो बीच में क्या होता है, द्रव हमारा ऊपर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थों को जब किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुचुंबकीय पदार्थ अधिक क्षेत्र की तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होते हैं, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है उस भाग की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक। अब अगर आप इनको दूर दूर खिसका दो, जब दूर दूर खिसकाओगे तो क्या होगा, बीच में चुंबकीय क्षेत्र हमारा कम हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी और किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो बीच वाले भाग से जो द्रव होगा वो किनारों की तरफ जाने लगेगा। तो बीच में क्या होगा, गड्ढा सा हो जाएगा, दब जाएगा, है ना। तो जब हम द्रवों को दूर दूर कर देते हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होने के कारण जो द्रव होता है वो बीच में हमारा क्या होता है, दब जाता है और किनारों पर उड़ जाता है। ठीक है। और उसमें उल्टा था हमारा, उसमें इस केस में क्या होता है, दबता है और दूर करने पर बीच में ढेर बन जाता है। किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने एक ट्यूब ली और ट्यूब को आपने दो ध्रुवों के बीच में दबाया, तो जो नली की जो भुजा दोनों ध्रुवों के बीच में होती है उसमें क्या होता है, उसमें घोल का जो तल है वो ऊपर की ओर उठने लगता है और दूसरी तरफ नीचे दबने लगता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो काई एम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। मतलब वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसे हम क्यूरी का नियम भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारा क्यूरी का नियम है। क्यूरी का नियम क्या कहता है, क्यूरी का नियम ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ को की जो चुंबकन तीव्रता होती है, यहाँ आई हमारी क्या है, चुंबकन तीव्रता। अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकन तीव्रता होती है आई, वो एच के अनुक्रमानुपाती होती है और केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है, ये चीज़ यही है। तो यहाँ पर जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/T। ठीक, तो यानी कि यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH/T। ठीक है। तो ये हमारा क्यूरी का नियम है कि क्यूरी का नियम क्या कहता है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता होती है वो, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकन तीव्रता, बच्चों ध्यान से सुनना, चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है और ताप के व्युत्क्रमान, केल्विन ताप है, ये टेम्परेचर को केल्विन में लिया है, केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो कांस्टेंट आया C, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है। तो ये I इज इक्वल टू CH/T हो गया। अब हमने क्या किया कि इस H को हमने इसके नीचे ले लिया, तो ये हो जाएगा I/H C1/T, ये होता है हमारा काई एम। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया, काई एम C1/T। काई हमारी क्या है यहाँ पर, चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर को मैं सेल्सियस में नहीं लिखना है, किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ठीक है। अब जो लौह चुंबकीय पदार्थ होती है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टी सेम अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही होती है, बस इसमें सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं। दूसरा, जब लौह चुंबकीय पदार्थ दूसरा क्या है कि अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेंगे, जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लेते हो तो इसमें से चुंबकत्व का गुण जल्दी समाप्त नहीं होता। ये एक मेन पॉइंट है। जबकि जो तुम्हारे पैरामैग्नेटिक थे, जो अनुचुंबकीय पदार्थ थे, अगर ऐसे पदार्थों को आप चुंबकीय क्षेत्र में से हटाते हो तो उनमें चुंबकत्व का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें तुरंत ही क्या होगा, चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक जो तुम्हारे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर इनको आप चुंबकीय क्षेत्र में से हटा भी लेते हैं तो इनमें चुंबकत्व का गुण जल्दी समाप्त नहीं होता। और ये जो पदार्थ होते हैं क्षेत्र की ही दिशा में
अगर आप लौह चुंबकीय पदार्थ के किसी क्षण को पोल्स के बीच में रखते हो, जैसे कि हमने उसमें किया था, जब पोल्स के बीच में रखोगे तो ये क्षण क्या होगी, ये क्षण भी हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगी, इसकी जो अक्ष होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी, और इसका ये वाला ध्रुव क्या होगा, साउथ पोल होगा, ये वाला ध्रुव हमारा नॉर्थ पोल होगा। ठीक, ये हमारी क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बनी एक क्षण। उसको हमने क्या किया, दो ध्रुवों के बीच में रखा। जब आप दो ध्रुवों के बीच में रखते हो तो ध्रुवों के बीच में रखने पर जो इसकी जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है, इसकी अक्ष, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समांतर हो जाती है, और जो पोल्स बनते हैं वो चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत बनते हैं। ठीक है, और क्या है, जो काई एम होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, आप लोगों ने पढ़ा कि जो काई एम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर के होता है। ठीक है, जो म्यू आर का मान होता है वो 1 से बहुत ज़्यादा होता है। और क्या पढ़ा आप लोगों ने, जो काई एम होता है इसकी वैल्यू बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन कंपैरिजन टू अन्य चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, हमारा Fe है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये हमारे सब क्या हैं, ये सब हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ज़्यादातर जो चुंबक बनाई जाती है इसीलिए वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनाई जाती है कि अगर इनको हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी दें तो उसमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है। और जो तुम्हारा प्लैटिनम है, तुम्हारा एल्युमिनियम है, और तुम्हारा क्रोमियम है, सोडियम है, मैंगनीज़ है, ऑक्सीजन है, ये सारे जो सोल्यूशन और जो तुम्हारे Fe के लवणों के सोल्यूशन है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे कैसे सब्सटेंसेज हैं, ये सारे हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक।